दोस्तों, आप और हम काफी टाइम से भारतीय डाक विभाग की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और फाइनली हमारा जो इंतजार है वो यहां पर खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही आपको ग्रामीण डाक सेवक, बीपीएम और एबीपीएम की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलने वाली है। अब जितनी भी डिटेल्स हैं इस भर्ती से रिलेटेड सारी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक आराम से देखना है ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर कि आपके लिए टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। सो लगभग लगभग आप मानकर चलिए 38,000 के करीब आपकी जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट है वो इस बार यहाँ पर आपकी रहने वाली है। आगे ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन टेंटेटिव जो आपके लिए रहने वाली है वो लगभग लगभग 38,000 के करीब तो आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आउट की जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अप्लाई डेट को लेकर कि अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, तो 15/7/2024 यानी कि 15 जुलाई से आप आपका जो फॉर्म भरने हैं वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फीस को लेकर कि कितनी फीस आपको पे करनी होगी अप्लाई करने के लिए, तो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहां पर 100 रुपीज पे करने होंगे। इनके अलावा फीमेल्स हो गए या अदर जो कैटेगरी है उनको यहां पर कोई भी पैसा पे नहीं करना है। अब नेक्स्ट अगर बात करता हूं एज लिमिट को लेकर, तो यहां पर एज लिमिट 18 से 40 साल है। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में है तो आप अपनी जो ये वैकेंसीज हैं बीपीएम, एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक, इसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज कैलकुलेशन की, तो एज ऑन लास्ट डेट यानी कि 15 तारीख, 15/7 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो लगभग आप मानकर चलिए 15/8, एक महीने तक तो फॉर्म चलेगा ही चलेगा। तो 15/8 आपकी लास्ट डेट जो है, वहां तक आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, सो ये है आपका एज क्राइटेरिया। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। सो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का दिया जाएगा। यानी कि अगर 40 साल उम्र है तो प्लस में 3 ओबीसी भर सकते हैं 43 साल तक, 40 प्लस में 5 यानी कि एससी एसटी कैटेगरी भर सकते हैं 45 ईयर तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर एलिजिबिलिटी की यहां पर बात करें तो 10th पास आपका एलिजिबल होना जरूरी है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किसके ऊपर किया जाएगा, 10th पास के ऊपर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा स्किल्स की बात करता हूं, तो एक्स्ट्रा स्किल्स में आपके पास नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहां से, क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी होती है ना वो आपके एरिया वाइज होती है, आपके सर्कल वाइज, स्टेट वाइज होती है आपकी, मतलब तो वहां पर मान लो कि अगर मैं हरियाणा से कर रहा हूं तो मुझे हरियाणवी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए और इसके अलावा मुझे साइकिल जो है उसका भी समझ होनी चाहिए। साइकिल का जो है वो चला के दिखाते हैं कि आपको साइकिल बस थोड़ी सी चलानी आनी चाहिए, बाकी उसके कल पुर्जों का ज्ञान जरूरी नहीं है। साइकिल चलानी आती हो, कंप्यूटर आता हो और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका आपको ज्ञान हो। इसके अलावा यहां पर आपका जो सिलेक्शन होगा, अगर मैं बात करता हूं मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर, मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा वो ना तो आपका कोई एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम आपको कोई भी देना नहीं है, ना ही आपका कुछ और होगा। यहां पर डायरेक्ट आपका जो 10th है ना उसमें कितने परसेंटेज आपके आए हैं उसके बेस पर आपकी कट ऑफ यहां पर लगती है। अब देखिए, मान लो कि मैं हरियाणा से बात करता हूं, ठीक है, हरियाणा में मान लो अनरिजर्व कैटेगरी से मैं बात करता हूं और यहां पर सभी बच्चों ने अप्लाई कर दिया और जो हाईएस्ट नंबर है वो यहां पर गया है 99.99 10th के अंदर। ठीक है, सो जो कट ऑफ लगेगी, मान लो कोई भी जो आपकी कट ऑफ लगती है, मान लो 95 नंबर पर लगती है या 94 नंबर पर लगती है, एज पर वैकेंसी स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है उसके बेस पर जो 95 से ऊपर, मान लो जिनके 95% से ऊपर नंबर जिनके भी हैं उनको ले लिया जाएगा और जो जिनके भी नीचे हैं यहां पर उनको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो यहां पर ये सिस्टम है, परसेंटेज जो 10वीं में आई है उसके बेस पर सिलेक्शन होता है, एग्जाम के बेस पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल को लेकर कि जॉब प्रोफाइल क्या कुछ है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो आपके डाकघर है ये भी एक तरह से बैंक में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और आगे आगे तो कंप्लीट ही बैंक बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको यहाँ पर देखना है। टेक केयर ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स है उनका ख्याल रखना, डिवाइसेज हैं जो मोबाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको यहाँ पर मेंटेन करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई आपका सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाना कि इन चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करो या खुद करते हैं वो सारी चीजें कौन करेंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलिए अब एबीपीएम का क्या काम होता है वो भी देखते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। सेलिंग ऑफ स्टेशनरी एंड टिकट्स, जो स्टेशनरी का सामान हो गया जैसे कि आपका पेपर्स हो गए हैं, इसके अलावा अदर चीज जो हो गई या टिकट्स जो हो गई हैं उनको देखते हैं।
डिलीवरी ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट वगैरह उनकी डिलीवरी देखते हैं। प्रमोशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डोर टू डोर, यानी कि लोगों के घर घर जाकर आपकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, डाकघर की जो पॉलिसीज है उनको बताना, उनका प्रमोशन करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की क्या वर्क प्रोफाइल होती है। सेलिंग ऑफ स्टैंप्स, जो स्टैंप्स होती है उनको यहाँ पर बेचना। पोस्ट जो होती है उनकी डिलीवरी यहाँ पर करना। सेपरेशन ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया इन द रेलवे सर्विस ऑफिस, जो आपकी मेल्स आती है, पोस्ट आती है ना, उनको एरिया वाइज सेपरेट करना कि ये यहाँ पर बांटनी है, ये इधर बांटनी है, ये यहाँ पर बांटनी है। और कहाँ पर? रेलवे मेल सर्विस ऑफिस, रेलवे का जो मेल सर्विस ऑफिस होता है ना, जहाँ पर एक साथ डाक आती है, उन डाकों को मान लो यहाँ पर आपको ऐसे एक कट्टा भर के डाक आ गई। ठीक है, अब इन डाक को एक जगह डाल दिया गया। अब यहाँ से डिवाइड किया जाएगा कि इस एरिया में 5 डाक जाएंगी, इस एरिया में 4 जाएंगी, इसमें 3 जाएंगी। ये काम किसका होता है? ग्रामीण डाक सेवक का या डाक सेवक का यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सैलरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट, कि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी आपको दी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो बेसिक से यानी स्टार्टिंग आपकी होती है 12,000 और मैक्सिमम आप कितने तक चले जाओगे? 29,500 पर मंथ तक। इससे ज़्यादा भी मिल जाएगा, लेकिन 12,000 से लेकर 29,500 तक आप पहुंच जाओगे। स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो बीपीएम की, वो आपको कितनी मिलेगी? मतलब हम मान के चलो 12 मैंने स्टार्टिंग बोला है, लेकिन बाकी चीजें लगाकर 15 से 17,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो यहां पर आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी कितनी होगी। तो वो 10,000 रुपए से स्टार्टिंग लेकर 24,500 पर मंथ तक आप पहुंच जाएंगे। सो यानी कि 10,000 आपकी मानी गई, तो मान के चलिए 12,000 रुपए तक की आप मानकर चलिए आपकी जो सैलरी है 12 से 13,000 रुपए तक आपको जो सैलरी है वो पर मंथ स्टार्टिंग में यहां पर मिलने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक को लेकर कि ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी कितनी रहेगी। तो यहां पर ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी भी आपकी जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर उसके अकॉर्डिंग ही रहती है, यानी कि 10,000 से लेकर 24,500, और इसको भी स्टार्टिंग में वही 10, 11, 12,000 के करीब आपको जो पेमेंट है वो यहां पर मिलती है। अब अगर मैं बात करता हूं ड्यूटी आवर्स फॉर ऑल जॉब प्रोफाइल्स बीपीएम, एपीएम और जीडीएस, जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स है चाहे वो बीपीएम, एपीएम, जीडीएस, उनको काम कितनी देर करना पड़ेगा? 4 से 6 घंटे की उनकी वर्क प्रोफाइल होती है, यानी कि 4 से 6 घंटे काम करना होता है। अब यहां पर आपको अगर जॉब करनी है, मान लो कि ये जॉब किन के लिए सूटेबल है, एक बार आप ये भी चीज देख लीजिएगा कि जॉब सूटेबल किसके लिए है। सो ये जॉब सूटेबल उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत अर्निंग चाहिए। ठीक है, अब आपको मान लो अर्निंग भी चाहिए, तो अगर आपको अर्निंग यहां पर चाहिए तो अर्निंग के लिए आपके पास ये बेस्ट जॉब है कि भाई आपकी अर्निंग भी यहां से होती रहे, इवन 4 से 6 घंटे का जो है वो आप ड्यूटी भी कर सके, और इसके साथ आप अपने किसी और अदर एग्जाम की एसएससी या फिर हाई लेवल का जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मान लो आप 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे तो आप वैसे भी वेस्ट कर देते हैं, चाहे मोबाइल में, खाने में, इधर उधर बैठने में। सो 4 से 5 घंटे आपने जॉब की, उसके आपको 12 से 15,000 रुपए मिल गए मान लो स्टार्टिंग के। ठीक है, इसके अलावा ये 12 से 15,000 रुपए आप स्टडी में लगा सकते हैं, आप अपने घर का जो खर्च है वो हाउस होल्ड खर्चीज निकाल सकते हैं, और अपनी जो आने वाली तैयारी है उसकी कोचिंग में, उसके लिए कुछ रिसोर्सेज जुटाने में आप यूज कर सकते हैं। और जब अच्छी जॉब लग जाए तो आप यहाँ से इस जॉब को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, सो उन लोगों के लिए जो बेस्ट है। अदरवाइज जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को टाइम थोड़ा बहुत 4-5 घंटे दे सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर देने के अलावा जो है अदर एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, सो उनके लिए जॉब बहुत बेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी। अब लास्ट में पॉइंट्स फॉर द कैंडिडेट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि टुगेदर फॉर एग्जाम फॉर फेयर कंपटीशन। अब यहाँ पर फेयर कंपटीशन के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अब मैं फेयर कंपटीशन में इकट्ठे की बात क्यों कह रहा हूँ, एक बार इस चीज़ को भी एक बार आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, एज पर द फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं कि आप कुछ और चीज़ को लो। फंडामेंटल मतलब ये हर लोगों का एक राइट है कि हर किसी को इक्वल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बट ड्यू टू द अनफेयर मीन ओनली कट ऑफ बेस्ड सम एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर मिस कर देते हैं। मतलब कि मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, मुझे पता है कि भाई मैं जॉब अच्छे से करूँगा, मुझे ज़रूरत भी है, लेकिन किसी कारण से मैं बीमार हो गया, मेरे घर में कोई शादी थी, मेरे कोई घर में कुछ बात हो गई, मैं 10th के अंदर जो नंबर है वो लेके आया 79 to 85%। ठीक है, जबकि मुझे नॉलेज बहुत है, मैं बहुत अच्छे से और चीज़ें कर सकता हूं। वहीं पर कुछ बच्चों ने मान लो अनफेयर मीन्स में बोलूंगा, सभी नहीं, कुछ बच्चों ने चीटिंग की है, और चीटिंग से मान लो 95 नंबर ले आए, या फिर वो ओपन से ले आए, या किसी से भी ले आए। ऐसे में यहाँ पर 95 वाला बाजी मार गया और 79-85 वाला यहाँ पर रह गया। सो ये यहाँ पर गलत है। अगर जॉब देनी है
तो आप सिंपली एक एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट करवाइए, उसके बेस पर आप सभी को मौका दीजिए। जिसके अंदर काबिलियत है वो जॉब ले जाए, और जिसके अंदर काबिलियत नहीं है वो भैया अपने घर पर बैठ के अपने आप को काबिल बनाए। सो मेरा ये कहना है। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको टुगेदर यानी कि एकजुट, एक जो है वो आपको जुट यहाँ पर होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, जैसे कि बाकी कैंडिडेट्स होते हैं। और उसके बाद आपको अपनी आवाज़ उठा सकते हो। आवाज़ उठाने के लिए आपके पास ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर आप उठा सकते हो। आप लेटर्स डाल सकते हो गवर्नमेंट को, सारे लोग इकट्ठे मिलकर वहाँ पर आपके जब 1000, 2000, 5000 लेटर्स जाएंगे तो वो तब हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बोलेंगे ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज करवाना तो हम ट्विटर कैंपेन भी आपके लिए ऑर्गेनाइज करवा देंगे, बट आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, ताकि आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सके। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात करें, आपके एरिया वाइज क्या कुछ कट ऑफ जाती है, उसके ऊपर एक वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए और लेके आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये वो डिटेल्स थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थी। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। आगे भी जीडीएस की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।